हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने आपको एक यूनिट प्रोवाइड करा दी है, यूनिट 1 2 3 4। अब इसमें यूनिट 5 6 7 8 करेंगे हम लोग, जिससे क्या होगा, पूरी बुक का रिवीजन हो जाएगा। इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें सारे के सारे फुल फॉर्मूलेज, पूरी बुक के फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा। उसमें से आपको फॉर्मूले फॉर्मूले काफी मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 कवर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर टू ये रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, मोनोटोनिक फंक्शन कैसे फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन और कैसे फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और कैसे फंक्शन जिसके पास पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होती है वो फंक्शन। ये सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं, आपके रीमान इंटीग्रेबल होते हैं। तो एफ एक्स बराबर टू कैसा फंक्शन है, रीमान इंटीग्रेबल है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। इस तरीके से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि एलपीएफ, तो ये डेफिनेशन होती है स्टूडेंट अपर लोअर रिमान सम की। तो लोअर रिमान सम क्या हो जाएगा, एफ ए से लेके बी एफ, ठीक है। अगर यहीं पर यूपीएफ होता, अपर ड्रॉबॉक्स सम के साथ लगा होता, तो वो हो जाती अपर रिमान सम की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लोअर रिमान सम, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये आगे देखो, अपर रिमान सम। तो अपर रिमान सम कहाँ है, ये रहा। जब भी अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम बराबर आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं रीमान इंटीग्रेबल। क्या बोलते हैं हम लोग, रीमान इंटीग्रेबल। अब देखो एफ एक्स बराबर एक्स दे रखा है, एक्स यहाँ रखिए, तो 0 से 1 एक्स डी एक्स। तो उसका कंडीशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट 0 से 1, इसका आंसर 1/2, राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब ये 219 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। मैं आपको रेट बता देता हूँ कि एल पी एफ हमेशा छोटा होता है किससे, यूपीएफ से। तो ठीक है, तो कहाँ पर है, यूपीएफ बड़ा होगा एलपीएफ से, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से बिल्कुल नहीं करने, मैं आपको उसका राइट तरीका बताता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स का कर्व है, तो एफ एक्स टू एक्स का कर्व ये होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके पार्टीशन है, एक तो 0 पर है, एक आपका 1 पे है, एक आपका 2 पर है और एक आपका 3 पर है। तो हमसे एफ एक्स बराबर एक्स का क्या पूछा है, लोअर रीमान सम पूछा है, लोअर ड्रबॉक सम। तो लोअर ड्रबॉक सम के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट आप लोग, मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो देखो हमारे पास होता क्या है, लोअर में क्या होता है, एरिया निकालते हैं। तो पहले इस बॉक्स का एरिया निकालेंगे हम लोग, फिर इस बॉक्स का एरिया प्लस इस बॉक्स का एरिया, तीनों बॉक्स का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, वही आपका राइट आंसर होगा। तो पहले वाले बॉक्स का एरिया क्या होगा, तो उसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई निकालो, लंबाई है इसकी 0, क्योंकि लोअर में है, तो पहला पार्टीशन क्या है, पहले इंटर में छोटा वाला पॉइंट क्या है, ये वाला 0। तो 0 इंटू करेंगे तो पहले 0 आ जाएगा, प्लस इस वाले में, इस वाले में सबसे छोटी लंबाई कौन सी है, 1 या 2, 1 इंटू चौड़ाई कितनी है 1, प्लस इस वाले में कितना है 2, तो 2 वो फंक्शन रखेंगे 2 इंटू 1, तो 2 और 1 3, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। तो उसमें क्या पूछा, यूपीएफ पूछा है, तो यूपीएफ में 0 और 1/3 बड़ा कौन है, 1/3। तो 1/3 इंटू चौड़ाई यानी कि 1/3 प्लस 1/3, 2/3 बड़ा कौन है, 2/3, 2/3 इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू 1/3। तो ये राइट आंसर आ जाएगा 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, तीनों तो 5 और 1 6, 6/9, यानी कि आपका राइट आंसर आएगा 2/3। तो 2/3 इज द राइट आंसर, ओके। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना आपको ये, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, जितना यहाँ तक मैं समझ पाता हूँ तो उसमें रेल लिखा होगा कि आप एक बार ध्यान रखना, पी स्टार अगर कोई पार्टीशन है किसका, पी का, तो इसका जो एलपीएफ होगा, क्या स्टूडेंट, एलपीएफ जो ओल्ड वाला था वो छोटा रह जाएगा नए वाले से, ठीक है। और जो अपर होगा वो कम हो जाएगा, अपर वाला जो है वो ज़्यादा ही रहेगा नए वाले से। इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है आपके पास, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें। हाँ ये क्वेश्चन लग रहा है मुझे कुछ इस टाइप का हो सकता है, 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो जब भी इस टाइप का सवाल देखिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला तो क्या करना है आपको, 0 से लेकर कहाँ तक लेकर, 0 से लेकर आपको नंबर को ऐड कर देना है। तो करिए, तो कितना आएगा स्टूडेंट आपका, 1 + 2 + 3। तो करना क्या है, 4 तक है, 3 तक ऐड करना है। अगर लिखा है 0 से 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या करना है आपको, 0 से लेकर यानी 1 से लेकर 4 तक को जोड़ देना है। तो उसकी जोड़ी कितना आ गया 6, तो उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6। अगर सवाल कहीं ऐसे लिखा होता
जीरो से 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू, तो क्या देते हैं आप लोग आंसर 1 + 2 + 3 + 4। इसका आंसर हो जाता है 6 और 4 10। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, आपको पता है ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, तो कैसा होगा, ये रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो कहाँ है इसमें रीमान इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल इन 0,4। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो एक से लेके चार तक, एक से लेके चार तक कोई ऐसा नंबर है जिसको इंटीग्रल दे सकता है, यस, एक होगा, एक ई होगा और एक चार होगा। तो पहले 1 से लेके ई ब्रेक करेंगे, फिर ई से लेके 4 तक ब्रेक कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें लोअर वैल्यू क्या आएगी 1, तो पूरा 0 हो जाएगा, इसमें ई रखेंगे तो 4 - ई इज द राइट आंसर। ये सवाल अच्छा है, आ सकता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि 0 से लेकर सी, इसका फंक्शन कौन है, सी इंटू डी एक्स प्लस, फिर सी से लेके 1, इसका फंक्शन क्या है 2c इंटू डी एक्स बराबर किसके दे रखा है, इसका इंटीग्रल 7/16 के। इसको पूरे को सॉल्व कर लेना, आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। इस तरीके से किया इन लोगों ने, तो सी की वैल्यू 7/4 मिल जाएगी आपको। कितनी मिलेगी, 7/4, जो कि आपके इस इंटरवल में 1/4 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैंने बोला था ग्रेटेस्ट, तो क्या करेंगे 1 + 2, बस दो नंबर, तो कितना हो जाएगा 3। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिलता जुलता रिजल्ट करा रहा हूँ। स्मॉल एम बी माइनस ए, ये बड़ा होता है आपका एल पी एफ, इससे बड़ा होता है आपका यू पी एफ, उससे बड़ा होता है आपका स्टूडेंट कैपिटल एम बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, इसी को ध्यान रखेंगे आप लोग। अब जब क्या होता है इसमें लिमिट लोगे, तो ये चीज़ क्या होगी, इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीग्रेशन में। तो इसको कह सकते हैं स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू लोअर रीमान सम। ठीक है। एफ इक्वल टू अपर रीमान सम, एफ लेस देन इक्वल टू बी एम कैपिटल एम बी माइनस ए टाइप का। अब स्टूडेंट करना क्या है, ये दोनों बराबर है क्योंकि लोअर नंबर बराबर के रखा है इसने, तो क्या होगा इस जगह पर एक इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए से बी एफ एक्स, और लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम बी माइनस ए आएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका। ये पेपर में पूछा जाएगा सवाल आपका। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये दे रखा है कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, तो देखो 5 है, तो 5 यहाँ रखेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए से लेकर बी 5 इंटू डी एक्स, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए। ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ये कौन सा थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। कौन सा थ्योरम थी, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अगला क्वेश्चन है, अगर एफ आर ए बी है और एफ वैल्यू 0 से बड़ी है, तो सीधी बात है उसका एरिया बड़ा आएगा। तो कहाँ पर है, इंटीग्रेशन 0 से बड़ा, ये रहा। ठीक है। फंक्शन छोटा होगा तो एरिया छोटा होगा इसका। अब देखो यहाँ पर एफ बड़ा है जी से, तो इंटीग्रेशन बड़ा होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात का ध्यान रखना, जब भी रेशनल और इरेशनल एक साथ लिखे दी जाए, मतलब डिरिचलेट फंक्शन, कौन सा फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन आ जाए, तो कभी भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता है। तो आर इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, कभी भी रेशनल इरेशनल साथ साथ आ जाएंगे तो फंक्शन कभी भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। जैसे ये भी है, देख रहे हैं आप लोग, उसका राइट आंसर सी। भाई बाउंडेड तो है, ये -1 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर 1 के बीच बाउंडेड तो है, पर रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आई कि जो फंक्शन बाउंडेड होगा जरूरी नहीं है कि वो रीमान इंटीग्रेबल हो। ठीक है। एवरी बाउंडेड फंक्शन इज इंटीग्रेबल, नॉट नेसेसरी। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक्स की कंडीशन करो, एक्स की पावर 4/4 और 1 से लेकर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 16/4 माइनस के 1/4, यानी कि 15/4। अब एक बार ध्यान रखना, मॉड एफ फंक्शन, अगर मॉड एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो एफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। पर अगर एफ इंटीग्रेबल है तो मॉड एफ तो हमेशा होगा ही होगा, पर मॉड एफ इंटीग्रेबल जरूरी नहीं है कि आर इंटीग्रेबल हो। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या दे रखा है, एफ एक्स टू ए को दे रखा है, तो ए एक्स का इंटीग्रेशन करो, ए क्यू अपॉन 3 आ जाएगा डायरेक्टली इसका राइट आंसर। मैंने क्या बोला था आपसे, जब भी रेशनल और इरेशनल एक साथ आएंगे तो वो कभी भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, तो इट इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है। इस रिजल्ट को आपको याद रखना पड़ेगा, इसका राइट आंसर सी आता है, π²/6। हाँ, ये सवाल आ गया, अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ए कॉमा बी आर ए बी दे रखा है पहले से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर।
तो देखो सीधी बात है, हम जानते हैं मोनोटोनिक फंक्शन रीमान इंटीग्रल होते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन रीमान इंटीग्रल होते हैं, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन रीमान इंटीग्रल होते हैं, पर बाउंडेड फंक्शन हर एक बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रल हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। अब ये क्वेश्चन आ गया, जीरो से लेके वन एफ डी एक्स निकालना है, तो जीरो से लेके वन, तो इसका फंक्शन क्या है, बनी तो है, तो राइट आंसर बनी तो आएगा। देखो जीरो से वन के बीच में है, पहले जीरो से वन के बीच में फंक्शन कौन है, या जीरो है या वन है, तो वन रखोगे तो डी एक्स सोल्व करोगे तो बनी तो आएगा राइट आंसर इसका। अब देखो यहाँ पर पहले ए से सी गया है, सी से बी गया है, तो ए सी से डी हो जाएगा, तो रीमान देखो ए से सी भी रीमान इंटीग्रल है, सी से बी भी है, तो क्या हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा रीमान इंटीग्रल। ये देखिए, ये चीज कह रहा है कि ए से लेके बी अगर लोअर रीमान सम अपर रीमान सम के बराबर नहीं है तो वो कभी भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, एफ अगर रीमान इंटीग्रल है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो जरूर नहीं है वो बाउंडेड हो ही, बाउंडेड होना चाहिए, कंटिन्यूअस जरूरी नहीं है कि हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल, पहले रीमान इंटीग्रेबल है तो जरूर नहीं है कि इसमें से करेक्ट नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस तो वही होगा। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन आती है, सही है, तो रीमान इंटीग्रेबल है ये, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब कह रहा है एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, अगर एफ एक्स के जीरो से बड़ी है तो ध्यान रखना वो फंक्शन कैसा होगा, आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकली जीरो, क्योंकि वो वैल्यू सेम लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो नंबरों का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो उसमें एक फंक्शन कोई ना कोई जीरो होगा, तो यानी कि और इंटरवल क्या है, ए बी, तो ए बी में कौन कौन है, ए बी ए बी ए बी, एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर सम वैल्यू फॉर ऑल वैल्यू एक्स, तो इसका आंसर आएगा ए। इस चीज को ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जाएगा 91%। तो इसका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेशन पे मोड लग जाता है तो वो वैल्यू बड़ी हो जाती है, ठीक है, फंक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो एफ कंटिन्यूअस होगा तो रीमान इंटीग्रल होगा, एफ अगर बाउंडेड है आर ए बी है तो कंटिन्यूअस होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। पर हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन रीमान इंटीग्रल हो सकता है, पर कंटिन्यूअस है जरूरी नहीं है वो वैसा हो, ठीक है। क्लियर, जानते हैं, समझ में आएगी बात नहीं आ रही है। हाँ, ये आ सकता है दोस्तों रेफर, ये फर्स्ट मीन में थोड़ा में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। इसका आपको रिजल्ट याद रखना है, इसका राइट आंसर है 2/3। यस, इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं हम लोग, तो आपके पास एक रिजल्ट होता है कि इसको पहले देखो, इससे क्या कह सकते हैं, वन अपॉन एन समेसन साइन आर पाई ओवर एन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, वन से लेकर एन तक, इस तरह से चलता जाएगा। तो क्या होता है, मैंने वन अपॉन एन को रिप्लेस करते हैं dx से, आर अपॉन एन को रिप्लेस करते हैं हम लोग x से, तो साइन पाई एक्स हो जाएगा, और इसमें डिवाइड एन करोगे तो जीरो, ऊपर करोगे तो वन, तो जीरो से वन तक साइन एक्स को सॉल्व कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कितना निकल के आएगा स्टूडेंट आपका, टू अपॉन पाई, कितना निकल के आएगा, टू अपॉन पाई, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, समेशन एन ओवर एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो वन प्लस आर ओवर एन का होल स्क्वायर आएगा इंटू डी एक्स, इससे एक पावर कट जाएगी तो लिमिट आ जाएगी जीरो से वन, वन अपॉन एन की जगह पर डी एक्स आ जाएगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगी, लिमिट जीरो से लेकर वन, तो ये कितना हो जाएगा, पाई/4 राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सवाल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, समेशन वन अपॉन एन ई की पावर थ्री आर अपॉन एन, या कह सकते हैं आर की जो वैल्यू है वो वन से लेके एन तक जा रही है, ठीक है। तो आर की वैल्यू वन से लेके थ्री आर तक, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये लिमिट जीरो से लेके थ्री, वन अपॉन एन मतलब डी एक्स ई की पावर एक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई की पावर थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। ऐसे ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आठ एन को लिख सकते हैं हम लोग कितना, आठ एन को लिख सकते हैं हम लोग कितना, आठ एन को लिख सकते हैं हम लोग टू एन का होल क्यूब, और ये चलिए रहा, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या बनेगा, समेशन बनेगा एन स्क्वायर ओवर एन प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो समेशन एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एन स्क्वायर कॉमन आएगा, तो वन प्लस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से, ये दे रखा है तरीका।
क्यू है, सॉरी वहाँ पे क्यू से कर लेना, तो ये इतना रिजल्ट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें ध्यान रखना आर बाई एन को रिप्लेस करते हैं एक्स से, और वन बाई एन को रिप्लेस करते हैं डी एक्स से। अब एक बार ध्यान रखना, कभी मैंने बोला है कि अभी यहाँ पर टू एन आए तो उसका आंसर लॉग टू होता है, या थ्री एन आता है तो उसका आंसर लॉग थ्री होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट ट्रिक बन जाती है। इसकी वैल्यू आपने पहले पढ़ी थी, इसकी वैल्यू ई आती है। इस प्रीवियस वीडियो बता रखी है मैंने ये वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ये भी रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, समेशन वन अपॉन एन तो आई है, और आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो समेशन ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन जीरो से वन। तो एक्स की अपॉन थ्री, यानी कि जीरो से वन, आंसर आ जाएगा वन बाई थ्री। अच्छा, अब बात आती है हमारी इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आपको समझा दूं कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, वैसे तीन टाइप के होते हैं, दो टाइप के समझिए। पहला होता है फर्स्ट काइंड का, दूसरा होता है सेकंड काइंड का। फर्स्ट काइंड में क्या होता है, जिसमें एक ना एक लिमिट इनफाइनाइट दी होगी आपको, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट काइंड का। और सेकंड काइंड में क्या होगी, लिमिट तो फाइनाइट होगी, पर उस पर कहीं ना कहीं वो फंक्शन कैसा हो रहा होगा, अनडिफाइंड हो रहा होगा। जैसे ए पर हो रहा है तो उसे बोलते हैं सेकंड काइंड का improper। क्या बोलते हैं, सेकंड काइंड का। फर्स्ट काइंड क्या होता है, इसमें लिमिट एक ना एक इंफिनिटी हो। और फर्स्ट काइंड किसे बोलते हैं हम लोग, जिसमें कोई एक लिमिट आपकी, दोनों लिमिट फाइनाइट होगी, पर अपर लिमिट या लोअर लिमिट फंक्शन कैसा हो रहा होगा, अनडिफाइंड हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि प्रॉपर इंटीग्रल जो होगा, कैसा इंटीग्रल, प्रॉपर, प्रॉपर हमेशा कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट काइंड। क्या आ जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि इज इनफाइनाइट, एक लिमिट कम से कम एक इनफाइनाइट है, तो कैसा हो जाएगा, फर्स्ट काइंड। एवरी प्रॉपर इंटीग्रल, हमेशा प्रॉपर इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। कैसा होगा, कन्वर्जेंट। अब देखो ये किस काइंड का है आपका। अब देखो ग्रेड समझ लो, जब भी प्रॉब्लम सेकंड काइंड की हो, किस काइंड की हो, सेकंड काइंड की, ठीक है। और सेकंड काइंड की है, ठीक है, जीरो पर अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर इंटीग्रेशन जीरो से ए लिखा है, वन अपॉन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स लिखा है, अगर एन की वैल्यू वन से कम है तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर एन की वैल्यू वन या वन से ज्यादा है तो डाइवर्जेंट होगा। इस चीज का ध्यान रखना। या और इसका अगर आपने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर फाइनाइट आती है तो कन्वर्जेंट, अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो डाइवर्जेंट। तो ये भी तरीका है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एन के लिए वन से ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो फर्स्ट काइंड में क्या होता है, वन से इन्फिनिटी जब भी कोई इंटीग्रेशन दिया हो, डी एक्स अपॉन एक्स की पावर है, तो एन की वैल्यू वन से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट, एन की वैल्यू वन या वन से कम है तो डाइवर्जेंट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वन। ठीक है स्टूडेंट, हमें ध्यान रखना, बीटा गामा फंक्शन जब भी कन्वर्ट करते हैं जब एम और एन की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर आएगा सी। मैंने क्या बोला, ये गामा फंक्शन डेफिनेशन है, तो गामा एन जब भी कन्वर्ट करेगा जब एन की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, ठीक है, और डायवर जीरो छोटी। ये कौन सा काइंड का है आपका, ये सेकंड काइंड, फर्स्ट काइंड का है, तो फर्स्ट काइंड की एन के लिए वन से कम है तो कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट। देखो ये कौन सा काइंड का है, फर्स्ट काइंड का है, तो फर्स्ट काइंड में पावर कितनी है, थ्री बाई टू, वन से ज्यादा, तो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अब देखो ये किस काइंड का है आपका, ये आपका फर्स्ट काइंड का है। तो इसे म्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, म्यू। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस पी माइनस वन, अपर लो हायर पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हायर पावर न्यूमरेटर। तो वन माइनस पी प्लस वन, यानी कि टू माइनस पी। अब ये वैल्यू कब कन्वर्ट करती है, जब ये वैल्यू वन से बड़ी होती है, ठीक है। तो वन से बड़ी करो, तो टू, इसको माइनस पी लेस देन माइनस वन आ जाएगा, तो यानी पी लेस देन वन। तो पी लेस देन वन या जीरो से बड़ी, तो इसका राइट आंसर आ जाएंगे सारे, ठीक है। हमें ध्यान रखना, साइन वाले फंक्शन हमेशा कन्वर्जेंट, ठीक है। साइन हो, कॉस हो, ई की पावर के साथ कॉस हो, तो 95% ये कन्वर्जेंट और ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी है, ठीक है। इसका मॉड लेंगे तो लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, वो भी कन्वर्जेंट है। हाँ, इससे म्यू टेस्ट लगाएंगे हम लोग, तो क्या होगी, हायर पावर डिनोमिनेटर मान टू एन और ये टू एन, तो ये वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए तभी कन्वर्ट करेगा, तो कहाँ पर ऐसा ऑप्शन, पहला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू है वो है वन बाई सिक्स, जो वन बाई सिक्स से वन से कम है तो इसलिए डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।
अब इस सवाल को करेंगे हम लोग। तो ये पूछा है कब कन्वर्ट करेगा, तो इसमें पहले थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, लॉग एक्स को टी मान लेते हैं। तो वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। तो उसको सॉल्व करेंगे तो लॉग ए से लेकर इन्फिनिटी डी टी अपॉन टी की पावर एन प्लस वन। अब ये एन प्लस वन पावर है, ये वैल्यू अगर वन से बड़ी होगी तभी कन्वर्ट करेगा, यानी कि ये वैल्यू एन के जीरो से बड़ी होगी तभी तो कन्वर्ट करेगा, इसको वन को लेके जाएंगे तो ठीक है। मैंने क्या बोला, ये चीज सेकंड काइंड की है, किस काइंड की है, सेकंड काइंड की। तो सेकंड काइंड में क्या होता है, कन्वर्ट कब करता है, जब ये वैल्यू जीरो और वन के बीच में होती है, ठीक है। ये भी सेकंड काइंड का है, तो सेकंड काइंड की अब देखो, ये सेकंड काइंड का क्वेश्चन है। अब इसका मॉड वैल्यू लोगे तो क्या आएगा, जीरो से वन, वन अपॉन एक्स की पावर है। अब ये कौन सा काइंड का हो गया, सेकंड काइंड का हो गया। सेकंड काइंड में क्या होता है, एन की वैल्यू वन या वन से बड़ी होगी तभी डाइवर्स करता है, ठीक है स्टूडेंट। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर को आप लोग टी मान लीजिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट टी। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा वन बाई टू टी की पावर माइनस के हाफ डी टी। ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो इसका आंसर आएगा टू अपॉन रूट पाई अपॉन टू, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दे रखा है, तो ये वैल्यू भी फर्स्ट सेकंड काइंड की है, तो क्या पूछा है कन्वर्जेंट। तो सीधी बात है, कम वन से कम होगा, सेकंड काइंड है वन से कम, फर्स्ट काइंड है वन से ज्यादा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कौन सा काइंड का आ गया, ये आ गया आपका सेकंड काइंड का। तो ये पावर क्या है, वन से कम है, तो कैसा होगा कन्वर्जेंट। अरे पावर वन बाई टू तो है, कोई जरूरत नहीं है इसको इस तरीके सॉल्व करने की आपको, सिंपल फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड बस। अब कॉस वाला फंक्शन मैंने आपको इसकी वैल्यू पूछी, इसका इसका मॉड वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगी। तो इसका डी एक्स इंटीग्रेट करो तो पाई बाई फोर ही तो आएगा, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में। तो पाई फोर राइट आंसर आएगा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका। व्हाट, सॉरी, इन्फिनिटी आएगा तो पाई बाई टू आ जाएगा। अब ये है, ये सेकंड काइंड का है, तो ये कब कन्वर्ट करेगा, जब एन की वैल्यू जीरो से वन से छोटी होगी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखें, ध्यान रखना, कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक, ये सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं, अनबाउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं, अनबाउंडेड। जब फंक्शन अनबाउंडेड है और लिमिट अनबाउंडेड है तो कैसा होगा, डाइवर्स करेगा, ये कैसा करेगा, डाइवर्स। अब ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू पूछी है, तो सिंपल आप इसे ट्वेल्थ क्लास से किए होंगे, आप इसको पूरे बार आ जाएगा, वन अपॉइंट टू ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन इसे कर देंगे, तो ट्वेल्थ क्लास की प्रॉब्लम है, आराम से कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये पूर्ण बना के कर सकते हैं, आप लोगों ने करे होंगे ट्वेल्थ क्लास में आपने। हाँ ये सही है। अब देखो फर्स्ट काइंड का है और पावर कितनी हो रही है, वन फाइव बाई टू। तो फाइव बाई टू वन से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट होगा, क्यों भाई, समझ में आई बात। अब ये है, यहाँ पर म्यू की वैल्यू निकालो, सेकंड काइंड का है तो म्यू कितना होगा, नीचे चार है ऊपर तीन है, तो क्या बचा एक, एक पे डाइवर्जेंट होता है, कहोगे ये ना। बिल्कुल नहीं करना इस तरीके से आपको, म्यू टेस्ट लगाओ, आराम से आंसर पाओ। अब मैंने क्या बोला, ये वाली वैल्यू तो गामा डेफिनेशन की है, तो गामा डेफिनेशन क्या फॉर्मूला होता है इसका, गामा एन अपॉन ए की पावर एन आ जाएगा, तो कौन सा है इसमें, ये आ जाएगा। हाँ, इसकी वैल्यू पूछिए गामा एन, गामा वन बाई एन की, तो ये आपने पढ़ा होगा, रोडरीज फॉर्मूला होता है आपका। डुप्लीकेशन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसका आंसर आता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला है ये, तो रूट पाई अपॉन, इसका आंसर हो जाएगा रूट पाई अपॉन टू की पावर टू एन माइनस वन। कहाँ गया, सॉरी, यही पहले सही है इसका, ठीक है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला। अब पूछा गामा एन बाई टू, तो सेम ऊपर वाले से कर सकते हैं आप आसानी से इसको भी, तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू पूछी है तो सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास एक रिलेशन होता है बीटा एम कॉमा एन की वैल्यू होती है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये हो जाएंगे गामा वन बाई थ्री, गामा टू बाई थ्री अपॉन गामा वन। तो गामा वन की वैल्यू वन हो गई। अब वन बाई थ्री गामा में और गामा में टू बाई थ्री सॉल्व करना है, तो इसे लिख सकते हैं गामा वन बाई थ्री गामा वन माइनस वन बाई थ्री। ये एक रिजल्ट होता है, गामा वन माइनस एन की वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन एन पाई। तो यहाँ रख देंगे पाई की वैल्यू वन बाई थ्री रख दो, तो पाई अपॉन साइन वन पाई बाई थ्री। इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछी है, तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस एन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू जो हो जाएगी बीटा बारह कॉमा सोलह की हो जाएगी। तो बीटा बारह कॉमा सोलह, एक बार ध्यान रखना, बीटा एम कॉमा एन और बीटा एन कॉमा एम कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इसका राइट आंसर आएगा डी। इसका सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ए स्क्वायर अगर आप
फंक्शन चेक करेंगे तो इवन फंक्शन है तो 2 × 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ए की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, इसको आप टी मान लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बाद में आपका ये डेफिनेशन हो जाएगी। ये सॉल्व करने पर आपका ये बन जाएगा, तो ये की डेफिनेशन बन गई किसकी, गामा 1/2 की। ठीक है, 1/a, तो √π/a आंसर आएगा, √π/2/a, इसका आंसर होगा ए। तो बीटा एम कॉमा एन गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है। इसकी वैल्यू ध्यान रखना है, इसका भी इस टाइप का सवाल है तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, गामा एन गामा 1 - n बराबर पाई ओवर साइन एन पाई यूज करना है आपको। ठीक है, तो एन के लिए -1/2 डालिए यहाँ पर, माइनस की 1/2, ये हो जाएगी 3/2 इक्वल टू पाई ओवर साइन माइनस की 1/2 इंटू पाई, ये वैल्यू -1 हो जाएगी। तो -1/2 बराबर पाई ओवर 1/2 और रूट पाई, तो ये रूट पाई कट जाएगा, तो √2 रूट पाई राइट आंसर आ जाएगा इसका, तो यानी कि ऑप्शन नंबर माइनस का ये। ऐसे इसको सिंपल, ये डेफिनेशन है आपकी, गामा 1 - n ओवर पाई ओवर साइन एन पाई, इसको यूज करना, एन की वैल्यू से माइनस के 3/2 पुट कर देना, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, गामा n+1 की जो वैल्यू होती है वो फैक्टोरियल n होती है। ठीक है, इसके वैल्यू चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट पड़ा होगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स, ये होता है गामा n अपॉन जेड की पावर n। तो इसको जब आप यूज करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, राइट आंसर हो जाएगा आपका इसके हिसाब से देखेंगे तो गामा 5/2 इसको सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर आपका इसको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 8 ओवर 1 प्लस एक्स, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 24 प्लस इंटू डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी एक्स माइनस सॉरी बीच में एक्स की पावर कितना 6 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 24 इंटू डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी बीटा 9,15 की, ये 9,15 अब जानते हैं जब बराबर होते हैं तो कट जाएगा, तो राइट आंसर क्या आएगा जी। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, तो गामा 5 की वैल्यू है, गामा 5 मतलब फैक्टोरियल 4 मतलब 24 राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ये क्वेश्चन है सिंपल, तो आप इसे कैसे करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर माइनस के 3/2 इंटू डी टी प्लस, या माइनस कर सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के 3/2 टी टी की पावर इंटू ई की पावर माइनस टी, इसमें लगा दें गामा डेफिनेशन, इसके वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, माइनस के लॉग एक्स को क्या मान लें, टी मान लें, तो एक्स बराबर ई की पावर माइनस टी आ जाएगा, डी एक्स बराबर ई की पावर माइनस टी इंटू माइनस में 1 इंटू डी टी आ जाएगा, इसको यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा √5। ठीक है, ऐसे इसको कर सकते हैं आप, राइट आंसर से डेफिनेशन यूज की है इन्होंने बीटा इतना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आएगा इसका ये। ठीक, ये भी सारे सवाल है इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल कर लेना, इनमें तो सारे भी फॉर्मूले यूज करके लगाने हैं आपको। इसको करेंगे तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसको करने का तरीका, दो तरीके हैं, एक्स की पावर 4 को आप टी मान लें तब भी हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आएगा 91% पेपर में, इसकी वैल्यू √5/2 होती है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हाँ, साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये बात ध्यान रखना, इसका जो रिजल्ट है इसका आता है ये, मैं इसके फॉर्मूले रिकॉल कराऊंगा आपका। हाँ, ये इसका एक बार ध्यान रखने का रिजल्ट होता है 0 टू π/2 साइन की पावर एन एक्स इंटू कॉस की पावर एम एक्स इंटू डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, ये लगाया है इन्होंने। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन आ गया आपके, द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल पूछा है, सिंपल, ये पहले बाई के लिए एक्स की लिमिट लगानी है आपको, तो एक्स की लिमिट लगाओगे तो एक्स की लिमिट लगाओ तो एक्स की लिमिट लगाओ तो एक्स को सॉल्व करोगे आप लोग, देखो इन्होंने किया है। तो सिंपल, जब भी ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया जाए आपको तो मैं इसकी सोच रहा हूँ अलग से वीडियो बना दूंगा आपको 7 और 8 यूनिट की। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें हो गई आपकी यूनिट नंबर 5 और 6। ठीक है,
चलिए